गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज जो हमारा ये क्लास होगा वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए होगा। पीजी सेमेस्टर 1 के कोर्स में जो पेपर 2 है पॉलिटिकल थॉट, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है व्यवहारवाद। आज के क्लास में हम व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद को व्यवहारवादी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आज के क्लास में हम लोग व्यवहारवाद की परिभाषाएं, उसकी मान्यताएं, उसकी विशेषताएं, उसकी कमियां आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो व्यवहारवाद क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, राजनीति शास्त्र में या विज्ञान में जो है आखिर व्यवहारवाद की उत्पत्ति क्यों हुई, क्या कारण थे कि इसका जन्म हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया, इन सब बातों की चर्चा जो है वो हम अभी आज के क्लास में हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। तो व्यवहारवाद जो है वो क्या है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, व्यवहार मतलब बिहेवियर मीन्स क्रियाएं, एक्शन। तो जो व्यवहारवाद है इसका उदय जो है मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में हुआ था। यह परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निराशा का प्रतिफल है व्यवहारवाद जो है वह 18वीं और 19वीं शताब्दी में सामाजिक विज्ञानों में एक नई क्रांति आती है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक विज्ञान है उसमें एक नई क्रांति आती है और जो क्रांति आती है तो उसी का यह जो है वो परिणाम होता है व्यवहारवाद। 19वीं शताब्दी के एक चिंतक हैं ऑगस्ट कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है और यही प्रत्यक्षवाद है जिसकी वजह से सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाने लगा। यही प्रत्यक्षवाद है जिसने व्यवहारवाद को जन्म दिया। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यह जो था परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो थे उसके निराशा का प्रतिफल था। तो व्यवहारवाद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ये राजनीतिक शास्त्र के परंपरागत सिद्धांत के विपरीत, जो पहले परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में जो थे उसके ठीक विपरीत जो है व्यवहार के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है या बल देता है। परंपरागत सिद्धांतों में क्या होता था कि उसमें हम संस्थाओं का अध्ययन करते थे, इंस्टीट्यूशंस जो थे उनका अध्ययन करते थे, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजतंत्र, लोकतंत्रात्मक। तो ये इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है वो हम लोग जो था परंपरागत जो राजनीतिक शास्त्र था उसके अंतर्गत किया जाता था, लेकिन उसके अंतर्गत होने वाली क्रियाओं का अध्ययन जो था वो हम लोग नहीं करते थे। और जो क्रियाएं, जैसे कि मान लीजिए कि शासन की व्यवस्था कैसे चल रही है, जो आपका सरकार है उसमें संसद का में कितने लोग हैं, उनका क्या काम है, उनकी मीटिंग्स कैसे होती है, उनके अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, जैसे मतदान कैसे होता है, उनका मतदान को क्या क्या चीज़ प्रभावित करती है। तो इन सब चीज़ों को पर जो है वो मतलब संगठन पे बल दिया जाता था, लेकिन उसमें अंदर होने वाली जो क्रियाएं थीं उस पर जो है वो बल नहीं दिया जाता था। और इस तरह से जो है व्यवहारवाद के अंतर्गत उन संस्थाओं के अंतर्गत जो क्रियाएं जो होती हैं
उन पर जो है वो ये फोकस किया जाने लगा। तो व्यवहारवाद की को विकसित करने का जो श्रेय है वो अमेरिकी विद्वानों को जाता है। यह मुख्यतः जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसके बाद अस्तित्व में आया, और यह किस तरह से परंपरागत मूल्यों और कल्पनाओं को व्यवहारवाद में जो है वो कोई स्थान नहीं दिया जाता है। यह जो परंपरागत जो हमारे मूल्य, कल्पना या सिद्धांत जो भी बने हुए हैं, मूल्यों पर आधारित, नैतिकता पर आधारित, उनका जो है व्यवहारवाद में जो है वह कोई भी जो है वो स्थान नहीं दिया जाता है। उसका अध्ययन जो है हम लोग व्यवहारवाद के अंतर्गत नहीं करते हैं। व्यवहारवाद के अंदर जो हम लोग जो इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, या व्यवहारवाद हमें क्या बताता है कि वैज्ञानिक विधियों का जो इसमें है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और किसी भी बात को तथ्यों के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है। किसी जो भी बातें होती हैं उसको हम तथ्यों के माध्यम से जो है व्यवहारवाद के अंतर्गत प्रमाणित करते हैं। अब हम इसमें इनकी परिभाषाएं देखते हैं, जिसमें परिभाषाओं में जो रॉबर्ट डहल हैं उन्होंने क्या कहा है व्यवहारवाद के बारे में। तो रॉबर्ट डहल ने कहा है कि जो व्यवहारवादी जो क्रांति है, व्यवहारवादी क्रांति जो है वो परंपरागत राजनीति शास्त्र की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है। तो डहल ने क्या कहा कि व्यवहारवादी क्रांति जो है परंपरागत राजनीतिक जो शास्त्र है कि उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है। दूसरे जो विचारक जो हैं डेविड ईस्टन, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि व्यवहारवाद जो है वैज्ञानिक मनोदशा का प्रतिबिंब है, वैज्ञानिक मनोदशा का प्रतिबिंब है। इन्होंने इसे बौद्धिक पद्धति तथा तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन भी घोषित किया है। डेविड ईस्टन ने इसे बौद्धिक पद्धति तथा तत्वात्मक जो है फैक्चुअल जो है शैक्षणिक आंदोलन घोषित भी किया है। तो ये जो है दो मुख्य जो इसमें विचारक हैं उनकी जो कुछ परिभाषाएं हैं वो है, और इन परिभाषाओं से क्या समझ में आता है, तो इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि व्यवहारवादी क्रांति जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच जो पहले से चल रही थी उसी के प्रति गहरा असंतोष था, इसलिए यह उसे पूरी तरह से परिवर्तित कर देना चाहते हैं। डेविड ईस्टन ने कहा है कि यह क्या है, मनोदशा का प्रतिबिंब है। मतलब क्या है, मतलब जो लोगों का व्यवहार है, लोग किस तरह से मत देते हैं, कोई पार्टी अच्छा काम करने के बाद भी बार बार क्यों नहीं जीतती, तो ये लोगों के व्यवहार का अध्ययन करता है, उनकी क्रियाओं, उनके एक्शंस का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो व्यवहारवाद का जो उदय है वो मुख्यतः जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका में हुआ, और ये जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निराशा के कारण हुआ है। इसी क्रम में जो 1925 में चार्ल्स मैरियम की एक पुस्तक आती है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो उनकी पुस्तक है वो आई, और अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की अध्यक्षीय भाषण में, एसोसिएशन की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था मैरियम ने कि राजनीतिक व्यवहार जो है राजनीति व्यवहार अध्ययन के लिए सही साबित हो सकता है। राजनीति व्यवहार जो है अध्ययन के लिए सही साबित हो सकती है या हो सकता है, और इसी के बाद जो है वो शिकागो स्कूल जो है में इस विषय पर जो है वो काम करना आरंभ कर दिया गया। इसलिए चार्ल्स मैरियम को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है, और शिकागो स्कूल वह पहली संस्था थी जहाँ पे व्यवहारवाद का जो है वो संपूर्ण अध्ययन किया गया था। अब सवाल ये आता है कि आखिर हम बहुत सारे पहले से सिद्धांत थे, तो हम आखिर व्यवहारवाद का जो है अध्ययन जो है वो इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जो था व्यवहारवाद को कि जो ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं होती थी, व्यवहारों पर
चूँकि मूल्यों, नैतिकताओं और इन काल्पनिक जो के आधार पर जो ट्रेडिशनल थ्योरीज थे उसके आधार पर जो है सिद्धांतों का निर्माण होता था या बनाया जाता था। तो इसमें क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जो है इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसमें क्या हुआ, जब हिटलर और मुसोलिनी ने जो जैसे नेताओं ने अपने देश को एकत्रित किया, एकजुट किया और युद्ध जैसी भीषण परिस्थितियों में डाल दिया, और इसके बाद व्यवहारवाद को समझना जो है बहुत ही ज़रूरी समझा जाने लगा। और इसलिए 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद को सार्थक बनाने का श्रेय जो है वह आर्थर बेंटले, जो एक विद्वान थे, आर्थर बेंटले और ग्राहम वालासा, ये दो विचारक थे, उनको जाता है। और इस दिशा में जो सबसे पहले जो पुस्तक आई थी वो थी चार्ल्स मैरियम की 1925 में न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, जिसका अध्ययन जो है इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है, में प्रकाशित हुई। और यही वह पुस्तक थी जिसमें शिकागो स्कूल को जन्म दिया था। एक शिकागो स्कूल क्या है, एक ऐसा स्कूल है जिसमें व्यवहारवाद को आगे तो बढ़ाया ही, लेकिन बाद में इसने जो है उत्तर व्यवहारवादी जो सिद्धांत थे, उत्तर व्यवहारवाद जो था, इसी स्कूल से उसकी भी शुरुआत हुई है। इस स्कूल में जो स्कॉलर्स थे, जो भी राजनीतिक दार्शनिक थे, जो भी स्कॉलर थे, उसमें जो थे वो लासवेल, ग्रॉसनेल, पेडल्टन और हेरिंग आदि कुछ जो दार्शनिक थे वो उस समय इसका व्यवहारवाद का जो है वो अध्ययन कर रहे थे, और जिन्होंने व्यवहारवादी जो पद्धति है, व्यवहारवादी पद्धति के साहित्यिक अध्ययन में उल्लेखनीय योगदान जो है वो दिया है। और बाद में इसी क्रम में डेविड ईस्टन जो हैं वो इसी स्कूल में से पढ़े, और उनका भी जो है वो योगदान इसमें बहुत ज़्यादा रहा है। इसके बाद देखिए, इन परिभाषाओं को जानने के बाद और इसके विकास को जानने के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है कि व्यवहारवाद की जो मूलभूत जो मान्यताएं हैं वो क्या हैं, वो उसके बेसिक जो एजम्पशंस हैं वो क्या हैं, मतलब इनकी मान्यताएं क्या है, व्यवहारवाद में किस चीज़ को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो व्यवहारवाद जो है एक दृष्टिकोण ही नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक संपूर्ण क्रांति है। क्रांति की तरह हमारे सामने आई, जिसकी मुख्य 4 मान्यताएं जो है वो बताई गई हैं विद्वानों के द्वारा। 4 मुख्य जो विशेषताएं हैं वो बतलाई गई हैं, और इसमें डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल, कैटलिन आदि जो विचारक हैं इसकी 4 मान्यताओं के बारे में, व्यवहारवाद के 4 एजेंशंस के बारे में बताते हैं कि वो क्या हैं। तो इसमें जो पहली जो बात वो जो बताए हैं वो है कि जो परंपरागत राजनीति शास्त्र का अध्ययन जो है, अध्ययन इकाई जो है वो मैक्रो में होती थी, लेकिन व्यवहारवाद के अध्ययन के लिए माइक्रो विधि का प्रयोग किया गया है। मैक्रो और माइक्रो विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब है कि मैक्रो विधि क्या है, मैक्रो विधि के अंतर्गत क्या होता है। तो मैक्रो विधि वह विधि होती है जैसे बड़ी किसी भी चीज़ का जब हम होल अध्ययन, बड़ी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, मान लीजिए कि हमको स्टडी करना है भारत का पूरे भारत का स्टडी करना है, तो हम भारत के सभी राज्यों का अध्ययन करेंगे और उसकी संसद का अध्ययन करेंगे, विधायिका, विधानमंडल आदि का अध्ययन करेंगे। तो ये कहलाता है मैक्रो जो है वो स्टडी के अंतर्गत इसको हम लाते हैं कि इसमें हम जो है वो बाहरी जो बड़े चीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए पूरे संपूर्ण राज्य का अध्ययन करेंगे या पूरे भारत देश का अध्ययन करेंगे, उनके राज्यों का अध्ययन करेंगे, उनकी विधायिका, कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। तो ये जो है वो मैक्रो जो है वो विधि कहलाती है। और दूसरा जो आता है माइक्रो विधि। माइक्रो विधि में क्या होती है, तो इसमें जो है वो इसमें तो संपूर्ण अध्ययन किया ही जाता है, संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, लेकिन उस संस्था के अंदर जो है जो भी छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें होती हैं
उनका जो उनके अंदर जो एक्शंस होते हैं, जो उनके अंदर क्रियाएं होती हैं संस्थाओं के अंदर, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, उनमें कौन कौन सी कमिटियां होती हैं, उनका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, उनका चुनाव कैसे होता है, उसमें वोटिंग प्रोसेस क्या है, इन सब विषयों का जो है वो हम अलग अलग विषयों का जो है, अलग अलग डिसिप्लिन का जो है वो अध्ययन हम माइक्रो के अंतर्गत करते हैं। तो ये है मैक्रो और माइक्रो, माइक्रो और माइक्रो, जो हम लोग है MACRO और दूसरा है MICRO का अध्ययन जो है वो हम लोग करते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो इसमें जो दूसरी इसकी मान्यता बताई गई है कि ये जो है वो वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित होती है। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है? तो राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर विकसित करना चाहते थे। व्यवहारवादी जो थे वो राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर विकसित करना चाहते थे, और ये राजनीति शास्त्र को अनुभववादी या प्रयोगवादी बनाना चाहते थे, जिससे कि सर्वव्यापक शक्ति की खोज की जा सके, जैसे कि विज्ञान के विषयों में होता है। जैसे मान लीजिए कि जो फिजिक्स का लॉ है वो क्या है? यूनिवर्सल है। या केमिस्ट्री में जो लॉ है, जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन के जो 2 पार्टिकल है, जब वह ऑक्सीजन के एक पार्टिकल से मिलता है तो H2O बनता है, मीन्स वाटर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो है वो हर जगह यूनिवर्सल है। अगर हम इस तरह से इन दोनों इसको एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो इस अनुपात में तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल है। तो व्यवहारवादी जो हैं वो राजनीति शास्त्र को भी यूनिवर्सल बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को इसमें ज़्यादा इस पर बल देने की बात कहते थे। इसलिए ये एम्पिरिकल और इसको प्रायोगिक, अनुभववादी और प्रायोगिक बनाना चाहते थे। जो तीसरी इसकी मान्यता है वह है कि ज्ञान की समग्रता, मतलब ओवरऑल नॉलेज, जो ज्ञान की समग्रता है उसके बारे में ये बताती है। इसका तीसरा जो मान्यता है वो ये है। इसमें क्या होता है? ये कहते हैं कि ज्ञान की समग्रता या जो सच्चाई है वो ज्ञान के अन्य पहलुओं से भी संबंधित होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ज्ञान के एक पहलू नहीं, मतलब ज्ञान के बहुत सारे पहलू होते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हम राजनीति शास्त्र को समझना चाहते हैं तो हमें अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों ज्ञान होना चाहिए? इसलिए ज्ञान होना चाहिए क्योंकि जो अर्थशास्त्र को समझे बिना जो है वो राजनीति शास्त्र को समझना जो है वो असंभव है। इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल कंडीशन को प्रभावित करती है। तो इनका कहना है कि हम ज्ञान की जो है समग्रता या सच्चाई जो है को तभी समझ सकते हैं जब हम ज्ञान को हम उसके अन्य पहलुओं के साथ जोड़कर या संबंधित करके समझने का प्रयास करें। चौथा जो इसका महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है कि अनुभवात्मक या एम्पिरिकल, जिसको जो समझना। तो यह जो सिद्धांत है इसमें क्या कहता है? तो राजनीति शास्त्र को ये जो है वो अनुभवात्मक विज्ञान बनाना चाहते थे। इसमें पूरा जो जोर है किस पर दिया जाता है? अनुभवों पर दिया जाता है। जो हमारे अनुभव होते हैं उस पर बल दिया जाता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां जिस चीज़ को हम देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं उसी चीज़ पर इसमें फोकस करने की बात कही गई है। या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनसे बाहर हैं, जैसे कि भगवान, जैसे कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें हैं जिन्हें हम अनुभव द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को जो है ज्ञान के दायरे से बाहर रखा। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद का जो संबंध है सिर्फ व्यक्ति के बाह्य कार्यों से ही नहीं है, बल्कि उसके भावात्मक, ज्ञानात्मक तथा मूल्यात्मक क्रियाओं से भी होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके भावनात्मक, ज्ञानात्मक तथा मूल्यात्मक।
क्रियाओं से भी होती है। तो डेविड ईस्टन ने ये चार मान्यताएं जो है वो व्यवहारवाद के की जो है उसमें बताई है, जिसमें हमने देखा कि अनुभवात्मक है, समग्रता जो है उस समग्र है, वैज्ञानिक है, और इसका जो स्टडी जो है माइक्रो लेवल पे जो है वो किया जा सकता है, इसमें वो उसकी मान्यताएं होती हैं। इसके बाद हम लोग व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं हैं। तो डेविड ईस्टन जो है वो व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहार दोनों के ही बहुत ही एक महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं। और डेविड ईस्टन ने चार्ल्स बर्थ जो थे के द्वारा प्रतिपादित उनकी पुस्तक है एक कंटेम्पररी पॉलिटिकल एनालिसिस में अपनी एक लेख जो है वो लिखा था, और जिसका नाम था द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। ठीक है, तो इसमें उन्होंने व्यवहारवाद की जो है वो 8 मुख्य विशेषताओं की चर्चा की है, और उनका अध्ययन हम करेंगे कि वो जो विशेषताएं हैं व्यवहारवाद की वो क्या है। तो इसमें जो सबसे पहला जिसका स्थान है, जो सबसे पहले आता है, वो है नियमितताएं या रेगुलेटरीज जो है, ये इसमें पहली इसकी जो है वो विशेषताएं हैं। इसमें क्या होता है कि व्यवहारवाद में कुछ समान शोधात्मक समानताएं पाई जाती हैं, जिन्हें व्याख्यात्मक तथा पूर्व कथनीय मूल्यों के लिए सामान्यीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें नियमितताएं पाई जाती हैं। तो ये इसकी पहली जो है वो विशेषताएं हैं। दूसरी विशेषताएं हैं सत्यापन, वेरिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, जिन सिद्धांतों का हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, हम उन्हीं सिद्धांतों का अध्ययन जो है वो व्यवहारवाद के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ठीक है, तीसरा जो इसकी विशेषताएं हैं वो है टेक्निक्स या प्रविधियां। तो प्रविधियां क्या हैं, तो उन्होंने व्यवहारवादी जो हैं वो इन्होंने अध्ययन सामग्री है, जो हमारा जो डाटा है उसको प्राप्त करने के लिए इसमें एम्पिरिकल मेथड्स या टेक्निक्स की बात की गई है। मतलब हम किस तरह से जो हमारे डाटास हैं, जो हमारे प्रदत्त हैं, उनका संकलन हम किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए एम्पिरिकल मेथड्स बताए गए हैं। अनुभववादी जो एम्पिरिकल सिद्धांत हैं, उनके आधार पर हम अपने तथ्यों का संकलन जो है वो करने की बात इसमें की गई है। चौथा जो इसकी विशेषताएं होती है वो है परिमापीकरण, क्वांटिफिकेशन जो है, जो परिमापीकरण। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम इस तथ्यों को, जो भी हमारे तथ्य होते हैं, उनका मापन जो है वो किया जा सकता है, उसकी जांच की जा सकती है, और ये जांच करने की जो तकनीक है वो अपनाई जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि जो तथ्य हमने लिया उसको हम जांच नहीं कर सकते हैं, उसको हम सत्यापित नहीं कर सकते हैं। तो जो हम तथ्य लिए हैं उनका मापन जो है वो संभव है, और उसको हम कर सकते हैं। इसकी ये विशेषता होती है कि जो भी व्यवहारवादी अध्ययन होते हैं या व्यवहारिक अध्ययन होते हैं, उनका हम परिमापनीकरण कर सकते हैं, परिमापन कर सकते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि वैल्यू मतलब मूल्य। तो मतलब इसमें क्या होता है, अपने निजी मूल्यों को कभी भी, इसमें कहा जाता है कि व्यवहारवादी जब अध्ययन हम करते हैं तो हमें कभी भी अपने मूल्यों को अपने शोध में नहीं आने देना चाहिए। अतः यह जो वैल्यू फ्री थ्योरी की बात करता है, इसमें वैल्यू फ्री थ्योरी की बात करता है, वैल्यू फ्री पॉलिटिक्स की बात करता है। मतलब जो हमारे खुद के जो अपने मोरल वैल्यूज़ होते हैं या हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, वो हमारे शोध में, जब हम शोध कार्य करते हैं तो उसमें जो है वो नहीं आनी चाहिए। इसके बाद जो अगला जो हमारा पॉइंट है, इसकी विशेषताएं है, वो है कि क्रम व्यवस्थीकरण या व्यवस्था बंदीकरण
या सिस्टेमेटाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई शोध करते हैं, व्यवहारवादी अध्ययन के अंतर्गत हम जब भी कोई अध्ययन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो वो क्या होता है, व्यवस्थित होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पहले की चीज़ को बाद में कर दें, बाद की चीज़ को पहले कर दें, तो इस तरह से ये व्यवहारिक अध्ययन नहीं हो पाएगा। तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि ये जो होता है वो व्यवस्थीकरण होता है या व्यवस्थित होता है या क्रम व्यवस्थित होता है। इसके बाद जो अगला हमारा जो इसकी सातवीं जो विशेषताएं हैं वो है कि विशुद्ध ज्ञान या विशुद्ध विज्ञान, या इसको प्योर साइंस बनाने की बात करता है। इनका मानना है कि व्यवहारवादियों का या व्यवहारवाद में राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे नेचुरल साइंसेस में होते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा अंतिम और आठवां जो पॉइंट है इसके अंतर्गत, इसकी विशेषता के अंतर्गत, वो है एकीकरण, इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान जो होते हैं वो समग्र मानवीय परिस्थितियों से संबंध रखते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, ये सभी मानवीय परिस्थितियों से संबंध रखते हैं। इसलिए राजनीति शोध जो है दूसरे शोधों की अपेक्षा मतलब नहीं मतलब किया जा सकता है। इसलिए सामाजिक शोध में एकीकरण लाने की आवश्यकता होती है। उनको हम सभी विषयों को में एकीकरण, एक संबंध, अंतर संबंध जो है वो स्थापित करके, और जितने भी सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनका हम एकीकरण करके उनका हम स्टडी कर सकते हैं या करते हैं इसके अंतर्गत। तो ये थी इसकी विशेषताएं कि किस तरह से जो है वो व्यवहारवाद जो है आया और उसकी क्या क्या मूल विशेषताएं थी, जिसमें हमने इसके फीचर्स के बारे में देखा। जो पहला जो था नियमितताएं जो था, उसके बाद सत्यापन, तकनीकी, परिमापीकरण, मूल्यों को त्यागना या मूल्य, और विशुद्ध ज्ञान और एकीकरण। तो ये 8 जो फीचर्स हैं वो डेविड ईस्टन ने बताए हैं। अब आता है इसके बाद कि इसमें इतने सारे खूबियाँ होने के बावजूद भी जो है क्यों उत्तर व्यवहारवाद आया। व्यवहारवाद के बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट थ्योरी आता है तो एक वो आता है उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवाद का जन्म आखिर क्यों हुआ, ऐसी क्या कमियां थी इस व्यवहारवाद में कि जिसके कारण से उत्तर व्यवहारवाद का आगमन होता है राजनीति विज्ञान में। तो उन कमियों को हम देखेंगे। तो उन कमियों में जो पहली सबसे जो कमियां थी वो क्या थी कि यह जो है सामाजिक जो विज्ञान है उनको मूल्य वैल्यू फ्री बनाने की बात करते हैं, बनाना चाहते हैं। तो सामाजिक विज्ञान जो है कभी भी मूल्य फ्री नहीं हो सकता है, वैल्यू फ्री नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? इनका मानना था कि ये उसको बनाया जा सकता है, लेकिन कभी भी वो सामाजिक विज्ञान जो है या के जो विषय है वो मूल्य फ्री नहीं हो सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी मुस्लिम समुदाय के किसी चीज़ पर कोई शोध कर रहे हैं और हम हिंदू हैं, तो जो हमारे हिंदू धर्म के प्रति जो हमारे मूल्य हैं, हमारे विचार हैं, मान लीजिए कि हम सोचते हैं कि हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है या इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, तो ये जो हमारे मूल्य हैं तो ये जो किसी ना किसी रूप में जो है वो हमारे शोध में जो है वो दिखने लगते हैं या आ जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी हम अपना शोध पत्र लिखेंगे तो उसमें वो मूल्य जो हैं कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं, यानी कि बाइसनेस आ जाती है। तो इसलिए सामाजिक विज्ञानों को मूल्य फ्री नहीं किया जा सकता है, जो सबसे बड़ी इसकी जो कमजोरी है व्यवहारवाद की और यही वजह है कि उत्तर व्यवहारवाद ने इसकी कड़ी आलोचना भी की है। दूसरी जो इसकी आलोचना की जाती है या दूसरी जो इसकी कमियां दिखती हैं वो है कि व्यवहारवाद जो है राजनीति शास्त्र को प्योर साइंस बनाने की बात करता है। वो प्योर साइंस बनाना चाहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाधा जो होती है वो शोधकर्ता जब कोई समस्या को चुनता है तो उसमें उसके जीवन के अनुभव जो हैं वो भी आ जाते हैं और जब उसके जीवन के अनुभव उसमें आ जाएंगे तो आप यूनिवर्सल ट्रूथ को
ट्रुथ या यूनिवर्सल कंसेप्ट को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो है, जब हम सामाजिक अध्ययन करते हैं, सोशल साइंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो जो हमारे अनुभव हैं, अनुभवों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो अनुभव जो हैं वो हमारे रिसर्च में या हमारे शोध में वो दिखते हैं। तो जो नेचुरल साइंस है या और भी विज्ञान के जो विषय हैं, उसमें इन अनुभवों का कोई मतलब नहीं होता, मतलब उनमें तथ्यों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ये इसको ज़्यादातर जो है वो अनुभव जो है वो अनुभव की बात करते हैं। जो प्योर साइंस बनाना चाहते हैं तो इसमें जो है उसको पूरी तरह से प्योर साइंस नहीं बनाया जा सकता, और इस तरह से इसकी दूसरी आलोचना या कमियां जो है इसमें देखी जाती हैं। तीसरी जो कमी इसमें दिखती है वो होती है कि जब शोधकर्ता को जब व्यवहारिक परिदृश्य से बिल्कुल अलग कर देता है। इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता को व्यवहारिक परिदृश्य से बिल्कुल अलग कर देता है। कैसे अलग कर देता है? व्यवहारवादी क्रांति जो था उसका क्या काम था? उसका काम था राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक बनाना। इसमें सिर्फ जो है व्यवहारवाद में जो है वो सिर्फ मेथड्स पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि किस तरह से साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके जो है वो यूनिवर्सल सिद्धांत को बनाया जा सके और ट्रुथ की खोज की जा सके। तो इसकी तीसरी जो होती है आलोचना इस आधार पे की जाती है कि इसमें जो है वो साइंटिफिक मेथड्स जो है मेथड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और इस तरह से इसको मतलब व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया जाता है और एक यूनिवर्सल सिद्धांत बनाने की कोशिश करता है, जो संभव नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी आलोचनाएं जो है वो आलोचनाएं विद्वानों द्वारा की जाती हैं, और आलोचनाओं के बाद भी जो व्यवहारवादी क्रांति जो है राजनीति शास्त्र के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है, और इसने राजनीति शास्त्र में बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिनको उजागर किया। व्यवहारवादी क्रांति जो 1960 के दशक में अपने चरम पे थी, लेकिन जब यह अपने चरम पे थी तो अमेरिकी राजनीति में एक नई क्रांति आई जिसे हम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। उत्तर व्यवहारवाद क्या था? तो उत्तर व्यवहारवाद जो था व्यवहारवाद में सुधार था। जो व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई थी वो सुधार था। ये व्यवहारवाद को पूरी तरह से तो नहीं नकारता है, बल्कि उसमें सुधार की बात करता है। तो इस तरह से हमने देखा आज के अपनी इस क्लास में कि किस तरह से राजनीति शास्त्र में जो परंपरागत सिद्धांत, जो पहले से प्रचलित सिद्धांत जो थे, परंपरागत आधार पर जो सिद्धांत बनाए गए थे, उनमें कमियों की वजह से, उनके निराशा की वजह से जो है वो व्यवहारवाद का जो जन्म होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका से, और इसने जो है राजनीति शास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान या प्योर साइंस बनाने की बात करता है, और वह चाहता है कि एक ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ बनाया जाए राजनीति शास्त्र में भी जो सभी जगह यूनिवर्सल हों, सभी जगहों के लिए हों, मतलब जो साइंटिफिक मेथड से हों, जो साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा सिद्धांतों का निर्माण किया जाए, और जिनमें मूल्यों की जगह जो है वो तथ्यों पर ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया है। और इसमें डेविड ईस्टन, जैसा कि मैंने बताया कि उनका भी काफ़ी योगदान रहा, और उन्होंने जो है वो उसकी 3 जो है उसकी एजम्पशंस के बारे में चर्चा की हैं, 4 एजम्पशंस जो उनके हैं, और उसके बाद 8 जो उसकी विशेषताओं की चर्चा की हैं। तो ये था तो जो भी व्यवहारवाद का सिद्धांत जो है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको डाल सकते हैं। हम अपने अगले क्लास जो उत्तर व्यवहारवाद का क्लास होगा, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है इसलिए हमें करना है, तो उसमें हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज का क्लास जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ हम बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। गुड बाय।